ये ठीक है। अब देखिए बलगतकी हम पूरा बता दे रहे हैं, परेशान मत होइए, ठीक है। अरे भाई शांत हो जाओ भाई थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा शांत हो लीजिए, बलगतकी सुन लीजिए। अभी इतनी ही समय में पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका रिवीजन के तौर पर। तो देखिए बलगतकी की अगर बात करते हैं तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम अपक्रिया की गति कि अपक्रिया का वेग क्या है, उसका किस तरह से हो रही, कौन सा स्टेप धीमा है, कौन सा स्टेप तेज है, अगर हम इसमें ये चीज़ मिला दें तो क्या हो जाएगा, किस तरह का, इस तरह की जितनी प्रॉपर्टी हैं उनकी गति वेग इन चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, जिस विज्ञान की शाखा में हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बलगतकी बोलते हैं। अब मेन चीज़ें होती हैं इसमें दो, अपक्रिया की कोटि और आणविकता। तो अगर हम आणविकता की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल है, पहले आणविकता जान लीजिए। आणविकता का मतलब है जितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे A प्लस बी, ठीक है, मान लीजिए A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी, ये आपका बना। अब अगर इस तरह का कुछ बना है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है A प्लस बी और C प्लस डी, इधर से हमको कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। हमेशा के लिए जान लीजिए, जब भी हम कोई नियम कुछ भी पढ़ेंगे तो हमको इधर वाले हिस्से से कोई मतलब नहीं होता है। हमारा जो सारा का सारा मतलब है वो किधर से है, लेफ्ट साइड से, यानी अभिकारकों से है। तो अभिकारकों की सिंपल सी संख्या क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है, यानी मॉलिक्युलरिटी। ठीक, इसमें कितना A है, एक, B कितने हैं, दो, एक प्लस एक मतलब दो, यानी आणविकता कितनी हो गई, दो। अब देखिए A के कितने हैं, B के टोटल, हाँ, 3 प्लस 2 बराबर 5, यानी आणविकता कितनी हो गई, 5। आणविकता बताइए, 4, 2। ये चाहे जितने लगे हों क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो एक है आपका भाई। इसकी संख्या अगर देखेंगे तो ये क्या एक है, इसकी अगर बात करेंगे तो ये भी एक है, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी आणविकता कितनी, 2। कोटि देखिए, आप डायरेक्टली देखकर ऐसे नहीं बता सकते। कोटि के लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए कि ऐसे अभिकारक जिन पर अपक्रिया का वेग निर्भर हो। मतलब अगर हम अभिकारक को घटाएं तो अपक्रिया का वेग घटे, अभिकारक को बढ़ाएं तो अपक्रिया का वेग घटे, बढ़े। जैसे आपको बता चुके हैं H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl Hν। ये क्या है, सूर्य का प्रकाश। Hν क्या है, सूर्य का प्रकाश। मतलब ये अपक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। अब हम चाहे जितना ये वाला पदार्थ मिलाते चले जाएं, चाहे ये वाला मिला दें, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, कुंटल, 10 कुंटल, चाहे जितना मिला दें, क्या कोई अपक्रिया पे फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि होनी किसकी उपस्थिति में है, इसकी उपस्थिति में। तो इसका मतलब है क्या अभिकारक पर वेग डिपेंड है? नहीं डिपेंड है। और अभिकारक की संख्या ही चाहिए हमको। जितने अभिकारकों पर वेग डिपेंड है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 0 हो गई। तो कोटि आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। कोटि के लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शंस पता हो या कुछ आपको पता हो, मंद स्टेप या स्लो स्टेप इसका कौन सा है, फास्टर स्टेप कौन सा है, क्या है क्या नहीं है। कहीं जल आ गया है तो जल को साधारणतः हम कोटि, उस कोटि में नहीं गिनते हैं। मान लीजिए कहीं C12H22O11 चीनी है प्लस H2O है, इसमें ये अपक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा और ये अपक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जब ये प्रभावित कर रहा है तो कोटि कितनी हो गई, केवल 1 हो गई, यानी इस पर डिपेंड नहीं है। मतलब ये कोटि में भाग नहीं लेगा, मतलब कोटि कितनी, 1। ठीक है। इसी तरह से कोई दूसरा लिखें हम, अगर उसमें दोनों हिस्से भाग ले रहे हैं अपक्रिया को परिवर्तित करने में तो कोटि कितनी हो गई, 2। कभी कभार स्टेप कुछ और लिखा होता है, उसका स्लोवर स्टेप और फास्टर स्टेप अलग लिखा होता है। कहीं लिखा होगा, एक रिएक्शन लिखी होगी, उसमें आधा हिस्सा लिखा होगा ये स्लो है, मंद पद है, और ये वाला फास्ट है। तो अपक्रिया का जो कोटि है वो हम किससे डिफाइन करेंगे, हमेशा मंद पद से डिसाइड करेंगे, स्लो स्टेप से। जैसे रेस रखी है आपने 5 लोगों की, अब आप कब कहेंगे कि रेस पूरी हो गई, मतलब सब आ गए? जब 5 के 5 पहुंच जाएंगे तभी तो आप कहेंगे कि सब आ गए। ये तो नहीं कि पहला पहुंचा कह दिया सब आ गए। तो पाँचों पहुंचने का मतलब है
रेट किस पर डिपेंड हुआ? जो सबसे धीमे दौड़ रहा है, जो सबसे धीमे दौड़ा है, जब वो पहुंच गया तब हमने कहा कि भैया सब आ गए। तो इसका मतलब है अपक्रिया के लिए हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जो स्लोअर स्टेप होता है, जो मंद पद होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब उसी से हम अपक्रिया की गति, अपक्रिया का वेग, अपक्रिया की कोटि, इस तरह की चीज़ें हम क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कई तरह से बता चुके हैं, शायद पता चल गया होगा। एक एग्जाम्पल आपको दाल चावल वाला बताया था कि दाल डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, दाल बढ़ाते चले जाओ, चावल बढ़ाते चले जाओ, गैस ना जलाओ, क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है दाल चावल यानी उन अभिकारकों पर अपक्रिया का वेग डिपेंड नहीं है। मतलब कितनी कोटि की? शून्य कोटि की हो गई, सीधी सी बात। कोटि समझ पाए? ठीक है। उसके बाद अगला बोलिए आप, वो बोलते रहिए, पूछना है जो पूछते रहिए, हम बताते रहेंगे। वेग स्थिरांक या वेग, तो वेग की सीधी बात है कि जैसे हमने कोई एक चीज़ दूसरे में मिलाई तो जितनी जल्दी वो काहे में परिवर्तित हो जाए, उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, तो उसको हम क्या कह देंगे? वेग कह देंगे, सिंपल। वेग स्थिरांक द्रव्यरूपाती क्रिया का नियम देखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। A + B क्या गिव्स आउट C + D। तो जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है वो ये कहता है कि इसका जो वेग होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है, या उनके अभिकारकों की सांद्रताओं के बराबर होता है। अगर एक है तो उसकी सांद्रता के बराबर, दो अभिकारक हैं तो दोनों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर, चार हैं तो चारों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर। मतलब R प्रोपोर्शनल, समझ रहे हैं? R समानुपाती किसके वेग? A की सांद्रता और B की सांद्रता। ये जो बड़ा ब्रैकेट लिखा है इसका मतलब है, सिंबलाइजेशन है एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान या फिर सांद्रता का। समझ गए? तो R प्रोपोर्शनल किसके? इसके। यहीं पर R क्या है? वेग है। वेग को हम क्या लिख सकते हैं? dx/dt भी तो लिख सकते हैं। x/t दूरी बटे समय क्या होता है? वेग ही तो होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, dx/dt बराबर R बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटाई, के लगाया A, और ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। जो हमारा K निकल कर आया है लिख देंगे आप इस तरह से कि K एक स्थिरांक है जिसको हम क्या कह देते हैं? वेग स्थिरांक कह देते हैं। ठीक। अब अगर हम इसको अलग से डिफाइन करें तो देखिए, इसको लीजिए K बराबर R डिवाइडेड बाई A, और अब अगर हम आपको बता चुके हैं परिभाषा निकालनी हो, किसको? 1 कर दो नीचे वाले को। अगर हम A एकांक मान लें और B भी एकांक मान लें, यानी अगर अपक्रिया में A व B की सांद्रताएं एकांक हों, मतलब 1 हों, तो अपक्रिया का वेग ही उसका वेग स्थिरांक होता है। क्लियर? यही चीज़ आपकी क्या है? वेग स्थिरांक होगी। अब आगे आइए, बोलिए आगे। सीधे सीरियल से पूछते चले जाइए, पूछने की कोई वही नहीं है कि आपको क्या पूछना है, बस सीरियल से आप पढ़ते चले जाओ, हेडिंग जैसे बोलते चले जाओ, हम सॉल्व करते चले जाएंगे। आप अपक्रिया की कोटि व कोटि को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब अपक्रिया की वेग को कौन प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो भाई अब अगर मिलाना है तो कुछ मिलाएंगे नहीं, कुछ मिलाएंगे, उसमें हम या तो उसको ऊष्मा दे दें तो हो सकता है अपक्रिया की वेग परिवर्तित हो जाए, भाई गर्म कर दें, कुछ उत्प्रेरक मिला दें, ठीक है, तो हो सकता है, सांद्रता घटाएं बढ़ाएं तो हो सकता है। अब उसमें अलग अलग कारण होंगे नहीं, अगर उनको एक्सप्लेनेशन आपको उनको भी सुनना हो तो आप बोलते चले जाइए, हम उनको भी एक्सप्लेन करते चले जाएं जो आपके कारक हैं। कारक में वैसे कुछ होना नहीं है खास, ठीक है, कि ये ठीक है ये स्टार्ट नहीं कर, इस तरह के कुछ होंगे कारक कई सारे कि आप ये चीज़ मिला देंगे, अभिकारकों की सांद्रता मिलाएं बढ़ाएं तो वेग बढ़ेगा घटेगा, ताप बढ़ाएंगे तो वेग घटेगा बढ़ेगा, या उत्प्रेरक मिलाएंगे तो वेग घटेगा बढ़ेगा, कुछ इस तरह का है आपका। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक मतलब जिन चीज़ों पे वो चीज़ निर्भर है, सीधी सी बात है। एक कौन आ रहा है? सांद्रता आ रही है, ठीक है, हाँ गर्म है कि ठंडा है, ताप कितना ज़्यादा है, उत्प्रेरक हमने मिलाया है तो अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ठीक है, और अभिकारक की प्रकृति, प्रकृति का मतलब है किस तरह का है,
अलग अलग तरह के अभिकारक होते हैं, कोई जल्दी रिएक्शन कर देगा, कोई देर में करेगा। मान लो आप जैसे इनो है, आप इनो घोल दीजिए, क्या होगी, बहुत जल्दी रिएक्शन होगी। वहीं आप चीनी और नमक ले लो तो इतनी जल्दी तो रिएक्शन नहीं होगी, कि हो जाएगी। तो वो क्या, अभिकारक की प्रकृति पर ही तो निर्भर है कि कौन जल्दी करेगा और कौन लेट, ठीक है, घुलेगा। अगला बताइए, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। हाँ, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट परिभाषा है, देख लीजिए इसको। वेग स्थिरांक के ताप गुणांक का मतलब है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, आप कोई अभिक्रिया कराना शुरू करिए और ताप बढ़ाइए, तो आपको पता है अभिक्रिया तेज होगी। इस बात से सहमत हैं कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया जल्दी होगी, नहीं होगी। आपने देखा होगा, शरबत बनाना हो आपको, गर्म पानी में बनाइए जल्दी बन जाएगा, ठंडे पानी में बनाइए नहीं बनेगा। या चाय के लिए आप रखते हैं तो चाय में पानी डालिए, गर्म कर दीजिए, चीनी डालिए, देखिए तुरंत पिघल जाएगी। तो इसका मतलब है अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग अपने आप बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, इस चीज़ को गुणांक से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कहा गया कि अगर अभिक्रिया का ताप हम कितना बढ़ा दें, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें। अगर किसी भी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? हाँ, 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। और वो आदर्श ताप कौन है, 25 से 35। अच्छा, 35 से 45, 35 से 45, 35 से 45 है, ठीक है, हाँ 35 से 45। अगर हम क्या कर देंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, एक औसत वेग मान लिया, औसत ताप मान लिया। अगर हम क्या करेंगे, उस जगह से, ठीक है, देखिए 2 से 3 बताया गया है। अब मान लीजिए हमने 55 से 65 कर दिया, तो वेग बढ़ेगा उसी रेशियो में, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि एग्जैक्ट उस लिमिट के अंदर ही आ जाए। हो सकता है 2 गुने बढ़े, 3 गुने बढ़े, लेकिन ये भी हो सकता है कि 3.2 गुना बढ़ जाए, 1.9 गुना ही बढ़ पाए। लेकिन अगर आप वो निश्चित ताप लेंगे तो ये कन्फर्म है कि 2 से 3 के बीच में ही परिवर्तन होना है। वरना आप कोई भी 10 डिग्री का लोगे तो लगभग 2 से 3 के आसपास, 2 से थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है और 3 से भी थोड़ा बहुत आगे जा सकता है। लेकिन अगर आपको आइडियल रिजल्ट चाहिए, जैसे आप कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, तो एक उसमें इकोनॉमी स्पीड होती है। आप अगर बाइक खरीदते हैं तो उसमें एक इकोनॉमी स्पीड होती है 45, ठीक है, 40 से 50 मान लीजिए। अगर आप 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाते हो तो वो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक का मतलब है सबसे बढ़िया एवरेज है। लेकिन बाइक खरीदेंगे, ठीक है, तो 40 तो चलाना बड़ा मुश्किल काम है। और यही यार कार के साथ है। कार में इकोनॉमिक स्पीड 70 से 80 होती है, लेकिन अगर आप कार खरीद रहे हैं तो 70 तो चलना नहीं है। 70 चलोगे तो लग रहा होगा साइकिल वाला भी कहीं ना आगे निकल जाए, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जब शीशे वीशे बंद होते हैं तो बहुत धीमी लगती है। उसमें आप सीधे ज़रा सा भी एक्सीलेटर लोगे, पता चला 100 पे है मीटर, तो इकोनॉमी कहाँ से आएगी, ठीक है। तो अपने आप चीज़ें घट जाएंगी। इसीलिए जो चीज़ें होती हैं उनमें ऐसी कंडीशन रख दी जाती है। अब ऐसे आपने देखा होगा CFL खरीदिए, 1 साल की गारंटी होती है। 1 साल में CFL ख़राब ही नहीं होती कभी। अब पता लगा 1 साल 2 दिन हुए ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से रखते हैं बना के, उनको अपना घाटा थोड़ी करवाना है। वो इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग रखते हैं कि भैया ये इतने दिन तो चलनी ही चलनी है, इसके बाद भी चल सकती है। हो सकता है इतने दिन का तो हमने मिनिमम इसमें लगाया है। जैसे चार्जिंग के लिए कहा जाता है, बैटरी है, कितने दिन देते हैं, 6 महीने, जानते हैं। मान लो 1 लाख बार चार्जिंग दी गई उसकी, 6 महीने में कितनी बार तुम चार्ज करोगे कि 1 लाख हो गई। साल भर में पता लगा 1 दिन में 10 बार लगा रहे हो, 20 बार लगा रहे हो, साल 6 महीने 8 महीने में हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। तो उसमें नंबर ऑफ़ चार्जिंग मिलते हैं, इसीलिए उनका ड्यूरेशन कम होता है कि भैया इतने दिन में ही ख़राब हो जाएगी, तो 6 ही महीने तक गारंटी है, उसके बाद नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ चार्जिंग दे दिए कि आप 500 बार, 1000 बार, 2000 बार चार्ज करोगे, बस वो ख़राब हो जाएगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पूरा डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज कर रहे हो, ज़्यादा दिन तक चल जाएगी। बिना मतलब 95-90 पे ही लगाए जा रहे हो पिन, ठीक है, तो वो कम दिन तक चल पाएगी।
अगली अगली बताइए। अपक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। तो देखिए टक्कर सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो टक्कर सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई भी अपक्रिया होती है, जैसे ए प्लस बी हुई है, तो ए प्लस बी होने का मतलब क्या है? जैसे अगर हम आपसे मिले, कोई भी प्रोसीजर तभी तो हो सकता है, बातचीत करेंगे, कोई भी काम है यार, आपसे हम कोई कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे या बात करेंगे, कुछ भी होगा तभी तो हो सकता है। तो इसका मतलब है टक्कर का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये आए और टकराए हैं, मतलब संपर्क जरूरी नहीं है। कोलिजन वर्ड जो है, कोलिजन वर्ड का मतलब यही हमको लगता है कि टक्कर संपर्क में आना ज़रूरी है। मैग्नेट के बीच भी कोलिजन होता है, चुंबकों में भी कोलिजन थ्योरी होती है, कोलिजन लगता है, तो उसमें क्या है, कोई ज़रूरी थोड़ी है संपर्क में आना। कोलिजन का मतलब है दो चीज़ें आपस में आई, एक दूसरे के वेग को प्रभावित किया दोनों ने, मतलब कोलिजन हो गया। चुंबक इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, बीच में आए, बिना लड़े ही डिस्टर्ब कर देता है, तो उसके बीच में कोलिजन हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर कोलिजन्स टक्कर वाले हैं, जो ज़्यादातर मतलब इस तरह की घटनाएं हैं उनमें संपर्क में आना जरूरी होता है। तो हमारे दिमाग में एक थ्योरी बन जाती है कि यार हाँ ये हुआ है तो टक्कर है, ये हम बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ रहा है तो ये टक्कर नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, टक्कर है। ठीक है, तो टक्कर सिद्धांत का मतलब है जब भी कोई दो पदार्थ हम संपर्क में लाते हैं, अगर कोई नई चीज़ बननी है तो इसका मतलब है टक्कर तो हुई ही होगी उनकी। बिना टक्कर के कुछ नया नहीं निकल कर आ सकता है। कोई भी नई चीज़, कोई भी नया उत्पाद, कुछ भी नया होने के लिए टकराना आवश्यक है। लड़ाई झगड़ा ही हो, कुछ भी काम हो तो टकराना तो आवश्यक है। ठीक है, दोनों में लगता है, लड़ाई झगड़ा प्यार जो कुछ भी है, ठीक है, सब में टक्कर ज़रूरी है। तो आप ये कह सकते हैं रिजल्ट तभी आएगा जब टक्कर होगी। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि टक्कर ज़रूरी है, लेकिन अब समस्या ये आती है कि किस तरह की टक्कर, किसी में 3 टकरा जाए तो गड़बड़ हो जाता है मामला। नहीं, अब 2 ही लोग टकराएं तब तो चलो सही है, 3 लोग टकराए पड़े हैं, 4 टकराए पड़े हैं तो गड़बड़ हो गया। तो यही इन पदार्थों के साथ भी होता है। सबसे ज़्यादा प्रभावी टक्करें कौन होती हैं? 2 वाली। 3 वालों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम इसको प्रेफरेंस दें कि उसको प्रेफरेंस दें। तो आप कह सकते हैं जो सबसे प्रभावी टक्कर हैं वो कौन सी? 2। इसीलिए रिजल्ट हमेशा 2 टक्करों के बीच आता है, और ये तो आप समझते हैं अच्छे से। ठीक है, रिजल्ट कभी, ठीक है, 3, 4, 5 टक्करों से नहीं, रिजल्ट आपका क्या है, ठीक है, जब 2 परमाणुओं के बीच टक्कर होगी तभी परिणाम हमको मिलेगा। तो उन टक्करों को जिनके परिणाम स्वरूप उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। और जब इस तरह की टक्कर होगी तो टक्कर प्रभावी होगी। अगर 3, 4 परमाणु टकरा रहे हैं तो क्या करेंगे, इससे टकराए, कुछ एनर्जी रिलीज हुई, अगले वाले से टकराए तो वेग उतना ले ही नहीं पाए कि टक्कर प्रभावी हो जाए, फिर अगले से टकराए, वेग इतना था ही नहीं उसके पास, अणु के पास, कि वो प्रभावी टक्कर कर पाए। इसीलिए जो कोटियाँ पाई जाती हैं, अपक्रियाएँ पाई जाती हैं, वो द्वितीय कोटि की, प्रथम कोटि की सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तृतीय कोटि तक भी पाई जाती हैं, इससे ज़्यादा कोटियों की नहीं पाई जाती। क्यों? इससे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी माहौल में। अब भीड़ भाड़ हो गई तो कोई ढंग की टक्कर नहीं हो पा रही। अब जब कोई ढंग का कोलिजन नहीं हो पा रहा है तो फिर परिणाम, या आप कह सकते हैं उत्पाद बनना तो संभव नहीं है इतनी आसानी से। तो कोलिजन थ्योरी यही है कि हर टक्कर के बीच उत्पाद परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, केवल कुछ टक्करों के परिणाम स्वरूप ही उत्पाद प्राप्त होते हैं। जिन टक्करों के बीच उत्पाद प्राप्त होते हैं उन टक्करों को क्या प्रभाव कहा जाता है? प्रभावी टक्कर कहा जाता है। और कुछ परमाणु सक्रिय होते हैं, कुछ परमाणु निष्क्रिय होते हैं। तो टक्करें जो होती हैं या परिणाम जो आपका उत्पाद मिलना है वो हमेशा सक्रिय परमाणुओं के कारण ही मिलता है, या सक्रिय परमाणु जब आपस में टकराते हैं तभी हमको रिजल्ट या फिर उत्पाद प्राप्त हो पाता है। ठीक है, अगली बताइए। संकीर्ण ऊर्जा, ये इस बार के कोर्स से हटा हुआ है, चलिए हम बता देंगे भी संकीर्ण ऊर्जा, लेकिन ये इस बार के कोर्स से आपके नॉलेज के लिए बता दें। हाँ, ये दोनों हटे हुए हैं, हम बता दोनों देंगे। ठीक है, हाँ, आर्यनीय संकीर्ण ऊर्जा का ही तो हिस्सा है। अरे शांत तो हो लीजिए थोड़ा सा। देखिए, संकीर्ण ऊर्जा का ही हिस्सा अगला है आर्यनीय समीकरण, क्योंकि संकीर्ण ऊर्जा का रिलेशन ही तो बताता है आर्यनीय समीकरण, और संकीर्ण ऊर्जा को हटाया गया। तो सुन लीजिए ज़रा, संकीर्ण ऊर्जा का मतलब है जब हम अभिकारक को, सुनिए ज़रा, ठीक है,
जब हम अभिकारक को क्या करते हैं, उत्पाद में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, तो अभिकारकों के पास कुछ ऊर्जा स्वयं की होती है, समझ रहे हैं। अब अगर स्वयं की ऊर्जा से उत्पाद बन गया तो अच्छी बात है, हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। स्वयं की ऊर्जा से नॉर्मली उत्पाद नहीं बनता है, जैसे आपको हमने ग्राफ से बताया होगा 1-2 बार। बस इस ग्राफ को दिमाग में बैठा लीजिए, समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। यहाँ पे मान लो a + b, यहाँ पे c + d, ये क्या है, हाँ, एनर्जी बैरियर, ठीक है, मतलब ऊर्जा अवरोध। ये है ऊर्जा अवरोध, जिसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। बैरियर का मतलब जानते हो, पार करके जाना है। अब देखिए, अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कराना है तो बस हमको इसको एनर्जी बैरियर पार कराना है। ऊर्जा अवरोध को हम पार करा दें, हमारा अभिकारक काहे में परिवर्तित हो जाएगा, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। अब मान लो अपनी मर्जी से हमने इसको खुला छोड़ दिया, अपनी मर्जी से ये यहाँ तक पहुँच गया a + b। अब बेचारा आगे नहीं जा पा रहा है इतना, अब हमको क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो या तो धक्का दें, या तो कह दें अच्छा यहाँ तक तोड़ रहे हो, चलो यहीं पर तुम्हारी रेस ख़त्म। या तो टारगेट वहीं तक कर दें, या फिर उसको धक्का देके टारगेट तक पहुँचा दें। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ तक ले जाएंगे तो हमको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर हम कोई ऊर्जा दे रहे हैं तो यहाँ से इसको धक्का मार के यहाँ पहुँचा देंगे। तो जितनी अतिरिक्त ऊर्जा हमने दी है धक्का मार के, ये कौन सी ऊर्जा है, संक्रियण ऊर्जा है। और जितनी टोटल ऊर्जा शुरू से चाहिए थी वो कौन सी है, देहली यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, 2 तरह से क्रिया होती है, या तो ऊर्जा दे दीजिए या क्या मिला दीजिए, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक मिलाने का मतलब है इस लेवल को हम घटा दे रहे हैं। जब हमने उत्प्रेरक मिलाया तो इसका मतलब है उस ऊर्जा जो आपका बैरियर था, ऊर्जा अवरोध था, उसी को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर दिया। ये यहाँ से हमारा ये आ गया, तब भी हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो संकीर्ण ऊर्जा का मतलब है अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए क्या लगती है, जितनी अतिरिक्त ऊर्जा लगती है उसको हम क्या कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। अब संकीर्ण ऊर्जा के लिए क्या करना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा भाई। जब हम ताप देंगे तभी तो संकीर्ण ऊर्जा बढ़ा पाएंगे। तो संकीर्ण ऊर्जा ताप के रिलेट होगी भाई, ताप से संबंधित होगी। तो आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने संकीर्ण ऊर्जा का ताप के साथ एक संबंध बता दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। समीकरण होता है, याद है किसी को, आर्हीनियस समीकरण के बराबर a⁻⁻ EA/RT, ठीक है। यहाँ पर के क्या है, वेग स्थिरांक, ए आर्हीनियस नियतांक, जिसको आवृत्ति गुणांक भी कहते हैं। ई तो बेकार एक्सपोनेंशियल पावर वाला है, वो कोई सिम्बलाइजेशन नहीं, एक्सपोनेंशियल है। ई एक्टिवेशन एनर्जी मतलब संकीर्ण ऊर्जा। आर गैस स्थिरांक जो स्थिरांक है, और ये जो टी है परम ताप। परम ताप का मतलब है जिस ताप पर घटना कर रहे हैं उसको हम केल्विन पैमाने पर मापें, ठीक है। मतलब अगर डिग्री सेल्सियस में है तो हम उसमें क्या कहिए हों, 273 जोड़ दिया हो हमने, 273 जोड़ के जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, परम ताप कहेंगे। क्लियर हो गया, संकीर्ण ऊर्जा और आर्हीनियस। अब बताइए, अब व्यंजक होंगे शायद, थ्योरी का हिस्सा तो हो गया, अब व्यंजक स्टार्ट होंगे। शून्य कोट, प्रथम कोट, बस 2 ही व्यंजक आपके कोर्स में, यही तो। हाँ, अर्धायुकाल वो सब एक साथ हो जाएगा, चलिए हो जाएगा। अब देखिए, अरे जल्दी से देख लो, 2 मिनट में हो जाएगा सब। व्यंजक की बात करते हैं अगर, ठीक है। व्यंजक तो पहले किसका देख लें, शून्य कोटि का देख लें, ठीक है। शून्य कोटि का व्यंजक निकालें हम, तो शून्य कोटि के व्यंजक के लिए a गिव्स आउट b, वही समीकरण लगा दो सीधे सीधे। r बराबर dx/dt बराबर k a, यही तो था, अभी आपको इसके जस्ट पहले बताया। तो समीकरण ये निकल कर आएगा, इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर लो, तो dx/dt बराबर k a। अब कितनी कोटि की है, कितनी कोटि की है, शून्य कोटि। शून्य कोटि की है तो इसका मतलब इसकी पावर 0 भाई, कोटि तो यही है बस, सीधी सी बात। तो इसका मतलब जब इसकी पावर 0,
तो किसी चीज़ की पावर 0 का मतलब 1, तो dx अपान dt बराबर k। ठीक, बस इसको समाकलित कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसको इधर भेजिए, dx बराबर k dt। इंटीग्रेशन आपको बताया है कई बार, ठीक है, जिसको ना पता हो बाद में पूछ लीजिएगा, यहाँ पे खाली ये समझ लीजिए क्या है, और मैथ वाले तो आराम से जान जाएंगे, बायो वालों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल x, ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को सीधे मान लो काट देंगे, x हो गया बराबर, यहाँ से k बाहर लिया, t और ये काट देंगे एक दूसरे को, तो kt प्लस c इसलिए लगाते हैं कि जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक नियतांक हटता है, शून्य हो जाता है, वो नियतांक हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। c एक स्वेच्छाचर है, इसको हमने अपनी मर्जी से जोड़ा हुआ है, कुछ जोड़ लो, ये जोड़ लो, भी जोड़, मतलब कोई भी एक सिम्बलाइजेशन में कहते हैं उसको कांस्टेंट c कह देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर c कहते हैं। वो तो एक स्वेच्छ है, आप जो मर्जी है a b c d z तक का खा गा घा अंगा जो कुछ समझ में आए वो जोड़ लो, ठीक है, वो एक स्वेच्छाचर है। अब उसके बाद इसका हमें मान निकालना पड़ेगा, तो मान निकालने के लिए हम क्या करें, बोलिए, जब, हाँ जब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाते थे t बराबर 0, तो इसकी मात्रा a, इसकी 0, t बराबर किसी समय t पर ये a माइनस एक्स और ये x, ये अवक्रिया शुरू होने जा रही थी, हुई नहीं थी, इसका मतलब है अवक्रिया हो चुकी है, इसका कुछ हिस्सा b में परिवर्तित हो चुका है। कितना हिस्सा हो गया, x वाला हिस्सा परिवर्तित हो गया, तो इसमें से x कम हो गया। ठीक, तो अब देखिए, जब t बराबर 0 तो x का मान कितना है, 0 है, तो x बराबर भी 0, इसका मान इसमें रख दीजिए। तो देखिए 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c, तो c बराबर 0, c बराबर 0 यहाँ रखोगे तो x बराबर कितना आ गया, kt या k बराबर x अपान, ये आपका क्या हो गया, शून्य कोटि का व्यंजक हो गया। ठीक है, शून्य कोटि का व्यंजक k बराबर x अपान t। अब अगर अर्धायु चाहिए हो तो t हाफ, अर्धायु का मतलब है वह समय जिसमें कोई पदार्थ या तो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाए या फिर आधा शेष बचे, तो इसका मतलब है t बराबर t हाफ पर क्या होगा, आधा चला जाएगा, अभी x था, अब कितना चला जाएगा, a/2, तो बचेगा भी कितना, a/2 ही तो बचेगा, वो कंडीशन रख दो, x की जगह कितना रख दें, a/2, तो k बराबर a/2 अपान t हाफ, तो क्या हो गया, k बराबर a अपान 2t हाफ हो गया। ये रिलेशन हो गया अर्धायु और वेग स्थिरांक में, शून्य कोट हो गया क्लियर। अब उसके बाद देखिए प्रथम कोट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर इसमें से सबसे ज़्यादा कुछ पूछा जाता है तो प्रथम कोटि का व्यंजक। ठीक है, तो आप प्रथम कोटि के व्यंजक के लिए देखिए, a से b, फिर वही t बराबर 0, ये a, ये 0, t बराबर किसी समय t पर ये a माइनस एक्स और ये x। ठीक, लगा दीजिए एक्सप्रेशन वही द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से, तो सीधे सीधे dx अपान dt बराबर k a माइनस एक्स। ठीक, a लिखेंगे पावर 1, a की मान कितना, a माइनस एक्स। ठीक, तो डाउट तो नहीं किसी को, अब हो सकता है जो लोग ना पढ़े हों उनको डाउट हो, कोई बात नहीं, वीडियो बन रही है, देख लीजिएगा, आप डाल देंगे। तो यहाँ से अगर देखा गया dx अपान ये, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो dx अपान dt, या इसको इधर भेज दीजिए, a माइनस एक्स को इधर भेज दीजिए, तो क्या बचेगा, k dt। अब इसको समाकलन कर दीजिए, ये 1 अपान एक्स है तो लॉग के टर्म्स में आएगा, ये इंटीग्रेशन आपको याद करना पड़ेगा, 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, तो इसका क्या आएगा, लॉग एक्स, लॉग एक्स बजाय a माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस है तो डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस पहले निकल कर आ जाए। सीधी सी बात है, आप एक स्टेप याद रखना, 1 अपान a माइनस एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस लॉग a माइनस एक्स आएगा। अगर बायो वाले हैं तो ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए इंटीग्रेशन में कि कहाँ से आएगा क्या आएगा, बस इतना ध्यान रख लो यार, सीधे काहे ताम झाम पढ़ोगे इंटीग्रेशन के चक्कर में। ये हो गया, इधर तो वही फिर kt प्लस c, फिर कंडीशन लगा दो, जब कौन कौन, t बराबर 0 तो x बराबर, ठीक, लगा दीजिए भैया, माइनस का लॉग a माइनस 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c, तो c बराबर माइनस का लॉग a आ गया, इसका मान उठा के इसमें रख दो,
तो देखिए क्या आएगा, माइनस का लॉग ए माइनस एक्स आएगा बराबर के टी माइनस लॉग ए को इधर भेज दो, भेज दें, लॉग लॉग एक साथ ले आओ, ठीक है, लॉग लॉग एक साथ ले आइए अब। तो यहाँ से देखिए माइनस का लॉग ए माइनस एक्स माइनस लॉग ए प्लस लॉग ए बराबर के टी, ये शायद पता होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम अपान एन होता है। तो ये लॉग एम माइनस लॉग एन मतलब लॉग ए अपान ए माइनस एक्स हो जाएगा बराबर के टी। अब आपको एक चीज़ और पता होगी कि जो हाँ लॉग निकल कर आता है, जो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में लॉग लेते हैं, वो किस बेस पर होता है, पावर ई पर। उसका बेस क्या होता है, हमेशा ई होता है। और हमको जो मान पता होते हैं वो किस बेस पर पता होते हैं, बेस 10 पर पता होते हैं। तो जब लॉग बेस ई को बेस 10 में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 2.303 से गुणा करना पड़ता है, 2.303 से गुणा करना पड़ता है। तो इसको वही करेंगे 2.303 ठीक लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ये अब किस पर हो गया, बेस 10 पर, ठीक है, बराबर के टी। तो के बराबर, ठीक है, तो के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, बोलिए, हाँ 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। अब देखो ये एक्सप्रेशन आ गया, ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस एक्स क्या है, बची हुई यानी अंतिम सांद्रता। तो इसको लिखना चाहो तो के बराबर 2.303 अपान टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता अपान अंतिम सांद्रता हो गया। अब अर्ध आयु चाहिए, यही तो अर्ध आयु। तो अर्ध आयु का मतलब हो गया टी हाफ, टी की जगह टी हाफ रख दीजिए और x या a की जगह पर a/2 रख दीजिए। तो जैसे ही रखेंगे तो k बराबर 2.303 अपान टी हाफ लॉग a की जगह a, x की जगह a/2, a माइनस a/2 कितना बचेगा, a/2 बचेगा, कहीं पे सॉल्व करे दे रहे हैं, a/2 बचेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा सीधे। तो ये आएगा k बराबर 2.303 अपान टी हाफ लॉग 2, लॉग 2 का मान जानते हैं 0.3010, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना 0.693 अपान टी हाफ। ये आपका अर्धायुकाल किसके लिए हो गया, प्रथम कोट के। तो इसमें देखिए ए वे कुछ आया नहीं, इसका मतलब है प्रथम कोट के लिए जो अर्धायुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, चाहे 1 ग्राम लो, चाहे 100 ग्राम लो, चाहे 10 किलो लो, अर्धायुकाल उसका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद इसमें आभासी एकाणुक की एक क्रिया आती है। तो आभासी एकाणुक का मतलब हो गया, आभासी का मतलब आभास हो, एकाणु का मतलब एक अणु होने का, होना वास्तविकता में बस आभास हो रहा हो। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 से ज़्यादा हो और कोट 1 हो, जैसे अभी इसके पहले लिखी थी हमने C12H22O11 C12H22O11 प्लस H2O गिव्स आउट, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहाँ पर जल है जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट, ठीक है, पार्टिसिपेट तो कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कोट में नहीं गिना जाएगा। आणविकता तो 2, एक ये और एक ये, आणविकता बराबर कितनी, 2 और कोटि बराबर 1। तो आभासी किसकी, 1 कोटि होने का, अणु जबकि कितने हैं, 2, और लग रहा है कि 1 है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। खत्म हो गया पूरा, बचा तो नहीं कुछ। चलिए अब अगर न्यूमेरिकल भी चाहिए हो तो कल याद दिला दीजिएगा, कल हम इसके न्यूमेरिकल भी करा देंगे, फिर आप टेस्ट दे दीजिएगा।